नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे इस विषय पर बात करने जा रहा हूं कि जो भ्रष्टाचार का टॉपिक है आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, उसकी आप तैयारी कैसे करेंगे। मैं पहले इस पर बात करूंगा और इसके बाद फिर अंत में जो छोटी छोटी जो घटनाएं हैं लेकिन महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। लेकिन आइए पहले मुख्य विषय पर बात करते हैं। मैंने टॉपिक चुना है भ्रष्टाचार। बहुत ही सामान्य सा टॉपिक है, आपके लिए नया नहीं है। और अगर मैं अभी आप कहूं कि भ्रष्टाचार पर आप एक निबंध लिखिए तो बड़े आराम से आप निबंध लिख देंगे, क्योंकि ऐसा आप करते आ रहे हैं। निबंध ही नहीं, यदि मैं जनरल स्टडीज के तहत कोई प्रश्न बना करके आपको दे दूं, मान लीजिए इकोनॉमिक्स का मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं कि भारत के आर्थिक वृद्धि की दर जो इतनी कम है उसका मूल कारण भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार है। दूसरा मैं दे दूं आपके फोर्थ पेपर के हिसाब से कि भ्रष्टाचार बेसिकली भारत के सिविल सर्वेंट के नैतिकता के पतन का सबसे प्रमुख कारण है, तो आप बकायदे इस पर भी आप लिख देंगे। तो अर्थशास्त्र पर भी आपने लिख दिया, बकायदे जो एथिक्स का पेपर है उसके ऊपर भी लिख दिया, और सब समाज के पिछड़ेपन का कारण भ्रष्टाचार है, ये भी एक प्रश्न बनाया जा सकता है। तो आपने सोसाइटी पर क्वेश्चन चुकी है तो आपके जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर का भी उत्तर आप लिख देंगे, और सेकंड का भी लिख देंगे आप जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन पर है कि राजनीतिक पतन का सबसे प्रमुख कारण भ्रष्टाचार है। या यूं कह लीजिए कि जब तक चुनाव सुधार नहीं किए जाएंगे तब तक भारत में भ्रष्टाचार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। क्या आप इससे सहमत हैं? तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बन गया, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बन गया। टॉपिक एक है भ्रष्टाचार, और मैंने इसके आपको 4 रूप बताए हैं, और चारों इन रूपों के चारों प्रश्न पत्रों में अलग अलग ढंग से पूछे जाने की पूरी संभावना है। और शुरू में मैंने आपको बताया निबंध, इस पर निबंध भी पूछा जा सकता है, और हर एक प्रश्न के बारे में आप कुछ न कुछ लिख देंगे। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप लिखेंगे। जैसे ही आप प्रश्न पढ़ेंगे आपको खुशी होगी, अरे अरे यार ये तो बड़ा सरल सा प्रश्न है, भ्रष्टाचार है, इसमें क्या है, और आप लिखने लगेंगे और आप लिख आएंगे। 150 शब्दों में भी लिख करके आ जाएंगे, 250 शब्दों में भी लिख करके आ जाएंगे, और 1000 शब्दों में भी लिख करके आ जाएंगे। लेकिन क्या सच में यह जो लिखना है यह आपको मार्क्स दिला पाएंगे, और उतने मार्क्स दिला पाएंगे जो चारों पांचों पेपर की मैं बात कर रहा हूं कि आप सिविल सर्वेंट बन जाएं, सूची में आपको स्थान मिल जाए, या सूची में स्थान ही क्यों मिले बल्कि आपकी जो रैंकिंग है वो बेहतर हो जाए? क्या ऐसा संभव है? दोस्तों, ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। चैलेंज क्या है यहां थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जो इसका मूल चैलेंज है दोस्तों वो ये है कि विषय बहुत सरल सा है, टॉपिक बहुत सरल सा है, प्रश्न भी उस पर बहुत सरल सा ही पूछा गया है, जैसा कि मैंने अभी भ्रष्टाचार के बारे में बताया। लेकिन आप उसे हैंडल कैसे कर रहे हैं? हैंडल कैसे कर रहे हैं का मतलब है कि आपने जो उत्तर दिया है आपके उत्तर में वो चमक है कि नहीं, जो सच में एग्जामिनर को आकर्षित कर सके, चुंबकीय तरीके से, मैग्नेटिक तरीके से आकर्षित कर सके कि हां यार ये स्टूडेंट है। अब वो कैसे आकर्षित करेगी? मतलब आपके उत्तर में ऐसी क्या बातें हों कि वो बिल्कुल एग्जामिनर को अपनी तरफ से खींच ले, अपना ध्यान आकर्षित कर ले। वो कौन सी बातें हो सकती हैं? देखिए, जो एग्जामिनर है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। अगर आप भ्रष्टाचार पर उत्तर लिख सकते हैं तो आप मान करके चलिए कि ये जो एग्जामिनर जो इतने साल की उम्र जी चुका है, एकेडमिक लाइफ में रह रहा है और न जाने कितनी कॉपियां जांच रहा है, उसको भ्रष्टाचार के बारे में क्या जानकारी नहीं होगी? होगी। अब आप देखिए कि जब वो आपकी कॉपी चेक करता है तो देखता है कि भ्रष्टाचार के बारे में आपने वही वही बातें लिखी हैं जो अभी तक वो कॉलेज की कॉपियों से लेकर के और पता नहीं किस किस इंस्टीट्यूट और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कॉपियां जांचता रहा है, उनमें उसको पढ़ने को मिलती है। यानी कि आपके उत्तर में उसे कुछ भी नयापन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब, इसका अर्थ क्या लगाएगा? चलिए, अगर आप उनकी जगह पर एग्जामिनर होते तो इसका अर्थ आप क्या लगाते? बताइए। आप यही अर्थ लगाते ना कि नहीं नहीं यार ये सब तो बासी बातें हैं, ये सब तो लगातार कही जा रही हैं, तो इसमें नया क्या है? तो जैसे ही आप सोचेंगे कि इसमें नया कुछ नहीं है, तो देखिए आपने उत्तर जो लिखा है वो उत्तर तो सही है, गलत तो नहीं लिखा है।
तो मान लीजिए कि वो प्रश्न 10 नंबर का है, तो आपको वो 2-2.5 नंबर तो दे देंगे, क्योंकि गलत आपने नहीं लिखा है। आप ये मत कहिएगा कि सर चूंकि हमने उत्तर सही लिखा है तो कम से कम पासिंग मार्क्स तो देने ही चाहिए, नहीं, वो आपको 2-2.5 नंबर देगा, क्योंकि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बैठ रहे हैं, एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, सिविल सर्वेंट बनने के लिए बैठ रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे दोस्तों, इस बात को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि मेरे पास बहुत से मेल्स आते हैं। कभी कभी जब व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात होती है तब भी स्टूडेंट इस बात को रखते हैं, और मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं जो हर बार प्री क्वालिफाई किया है, करते हैं, हर बार करते हैं, यहां तक कि फर्स्ट अटेम्प्ट से लेकर के फोर्थ अटेम्प्ट तक के प्री उन्होंने क्वालिफाई किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक भी अटेम्प्ट में वो मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ऐसा क्या हो गया? क्योंकि प्री क्वालिफाई करने का भी मतलब होता है कुछ, ऐसा नहीं है कि बेकार है। अगर आप प्री क्वालिफाई कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपका जनरल स्टडीज काफी अच्छा है, सब्जेक्ट की भी आपको काफी कुछ बेहतर जानकारी है, आपका जो दिमाग है वो अनुमान लगा सकता है, आपके पास फैक्ट्स भी हैं, तभी आप प्री क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो फिर आप मेंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए क्योंकि मेंस की तैयारी जिस तरीके से की जानी चाहिए उसका ज्ञान शायद उन्हें नहीं है। दोस्तों, मैंने बहुत ही सरल सा विषय लिया है। जैसे मान लीजिए कि अब आप भ्रष्टाचार पर तैयारी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि अब आप देखिए कि भ्रष्टाचार के बारे में आपके पास नवीनतम जानकारियां क्या हैं, सब नई नई बातें आप क्या जान सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, क्या उसमें आप डाल सकते हैं, ये बहुत मायने रखती है। जैसे अभी आप 1-2-3 दिन में अखबारों में आप देख रहे हैं कि कुछ बड़ी अच्छी सी बातें आपको पढ़ने को मिल रही हैं। अभी दावोस में सम्मेलन हो रहा है, यहां आपको कुछ बातें सुनने को मिलेंगी, कुछ रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। ऑक्सफेम संस्था ने अभी एक रिपोर्ट पेश की है, बाकायदे एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे पूरे के पूरे लॉकडाउन के पीरियड में जो अरबपति थे उनका जो धन था वो 35% बढ़ा है, और बाकी जो गरीब वर्ग है वो लगातार कमजोर होता चला गया है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें भ्रष्टाचार कहां है? वो आपको देखना पड़ेगा, मैं तो अभी केवल आपको पॉइंट्स बता रहा हूं। तो लगातार असमानता बढ़ती चली जा रही है। फिर आपको अखबारों में यह भी शायद तथ्य पढ़ने को मिले कि पूरे के पूरे देश में जो है ना 50 राजनीतिक घराने बन गए हैं, पॉलिटिकल फैमिलीज बन गई हैं। पूरे के पूरे देश की राजनीति पर इन 50 परिवारों का नियंत्रण है, और इन 50 परिवारों को जो धन देने का काम करते हैं वो कुछ अरबपति करते हैं, खरबपति करते हैं, कुछ औद्योगिक घराने करते हैं। यहां से भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है। फिर आप संसद के बारे में आंकड़े देखते हैं कि संसद में करोड़पतियों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो दोस्तों, ये कुछ नए तथ्य होते हैं जो लगातार ये बता रहे हैं कि भारत में किस तरह से भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो अभी एक रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, आज के अखबारों में है, उसमें उसने भारत को एक तरह से कह लीजिए कि जो भ्रष्टतम देशों में से एक कही दिया है। टोटल उसने 180 देश लिए हैं, और उसमें भारत का जो स्थान है वो 86वां है, 86 है। न्यूजीलैंड उसमें टॉप पर है। हालांकि ठीक है कि इस बार भ्रष्टाचार के केंद्र में कोरोना रहा है। कोरोना को कौन देश किस तरीके से नियंत्रित कर पाया है उसको आधार बना करके उन्होंने भ्रष्टाचार की सूची बनाई है, लेकिन फिर भी भारत की स्थिति खराब है। ये बहुत ही सामान्य से तथ्य मैंने आपको बताए हैं। तो क्या जब आप भ्रष्टाचार पर सोच रहे थे तो ये बातें उसमें शामिल हुई थी? अगर उसमें शामिल नहीं हुई थी तो सीधी सी बात है कि भ्रष्टाचार के बारे में आप वही कुछ लिखते आ रहे हैं या लिखेंगे जो आप 10 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी बातें कह रहे हैं। तो दोस्तों, वहीं आपके जो मार्क्स हैं वो कम हो जाते हैं, एकदम से डाउन हो जाते हैं। और ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में आज बस इतना ही। जो कुछ दूसरी छोटी छोटी खबरें हैं फ्रेंड्स, आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा कि आज से हमारा जो संसद का बजट सत्र है शुरू होने वाला है। और खासकर जो विपक्षी दल हैं, कुछ विपक्षी दलों ने हमारे राष्ट्रपति के संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सभाओं का संयुक्त अधिवेशन होता है, और उसमें राष्ट्रपति जी भाषण देते हैं। और उनके भाषण में 2 बातें होती हैं। पहला तो यह है कि मेरी सरकार ने क्या क्या किया,
और दूसरा होता है कि आगे हम क्या क्या करने जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि हर समय वो कहेंगे मेरी सरकार मेरी सरकार। तो याद रखिए, जो सरकार होती है वो मूलतः राष्ट्रपति जी की ही होती है। जो मंत्रिपरिषद है, जिसके प्रमुख हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, वो तो राष्ट्रपति जी को सलाह देने का काम करते हैं। मतलब ये संवैधानिक व्यवस्था है। ये बात अलग है कि व्यावहारिक तौर पर जो एक्टिव, जो सीईओ आप कह सकते हैं, जो रियल जो पावर्स जिनके पास होते हैं, वो कैबिनेट के पास, और कैबिनेट के पास मतलब प्रधानमंत्री के पास। दूसरी बात दोस्तों, अब इस पर थोड़े से सोचने की बात यह है कि क्या सच में विपक्षी दलों ने जिस तरीके से बायकॉट करने की बात कही है वो किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। 2 दिनों के बाद हम लोगों की मुलाकात होगी, इस पर आप लोग थोड़ा सा विचार करें। जो दूसरी बात है फ्रेंड्स, कल के अखबारों में ये बात थी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं और उसका संबंध है बाय अमेरिकन से। बाय अमेरिकन का मतलब है कि उन्होंने सरकार, वहाँ के जो सरकारी तंत्र हैं उनसे कहा है कि जो वो सामान खरीदें अपने उपयोग के लिए वो अमेरिकन हो, यानी कि अमेरिकन को द्वारा बनाया गया हो, मतलब आयातित वस्तुओं की खरीदी वे न करें। ये एक आदेश जारी किया है। आपको ध्यान होगा कि ट्रंप भी लगातार एक नारा दिया करते थे, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फॉर अमेरिकन्स। तो यहां भी आपको उसी की झलक दिखाई दे रही है, राइट। इस पर भी आप थोड़ा सा विचार कीजिए। देखिए, हम भी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और आत्मनिर्भर भारत की बात के तहत हमारे यहां भी एक नारा है, लोकल, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। हम भी ये बात कह रहे हैं, अमेरिका ये बात कह रहा है, ठीक है। अब इन दोनों बातों को, जो वैश्वीकरण है, आप उसके कॉन्टेक्स्ट में रख करके देखिए कि अगर सभी देश इस तरह की बात करने लगेंगे तो इस उदारीकरण का, वैश्वीकरण का क्या होगा। इस पर विचार भर कीजिए बस। तो दोस्तों, विचार करने के लिए मैंने आपको ये 2 विषय दिए हैं। 2 दिनों तक आप इन पर विचार करें और याद रखें कि विचार करना बहुत जरूरी है। अगर आप सिविल सर्विस मेंस क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो जब तक आपके मस्तिष्क में स्वयं विचार करने की क्षमता नहीं आएगी, तब तक दोस्तों उसमें मार्क्स स्कोर कर पाना बहुत कठिन काम है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूँ एडमिशन पर। हमारे 7 से 21 मार्च के बीच जो क्लासेस हम लोगों की हो रही हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस हैं, उसमें एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट हैं आशीष पांडे, जो मुजफ्फरपुर बिहार से हैं, और जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें एडमिशन लिया है स्नेहा कुमारी ने। आपका मैं दोनों का स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं रुखसार शेख, मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, निवेश पारिक सूरतगढ़ राजस्थान से, मुकेश गुप्ता जौनपुर उत्तर प्रदेश से, नंदनी सिन्हा और प्रीतु ठाकुर। आप सबका बहुत बहुत आभार। फ्रेंड्स, 2 दिनों के बाद फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।